हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी के विनोद नंबरदार द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विनोद नंबरदार माफी मांगते हैं तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। अगर विनोद नंबरदार माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के माध्यम से सटीक जवाब दिया जाएगा और उसको किसी भी सूरत में छोड़ूंगा नहीं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों के चलते, कुछ अपने पूर्वाग्रह के चलते लगातार कुछ ऐसे तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल रहे थे जो सत्य से परे थे। वो केवल मुझे ही अपमानित नहीं कर रहे थे, साथ साथ मेरे पिता को, मेरी पत्नी को और मेरे परिवार को। उन्होंने हमारी ईमानदारी पे शक किया। उनको ये नहीं पता कि मैं हरियाणा के इतिहास के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ उनकी टीम में काम करता हूं और ईमानदारी भाजपा के कारण और माननीय मुख्यमंत्री के साथ लगातार करने के कारण और मेरे परिवार के कारण मुझे लगातार मिली है। उन्होंने इतने छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अमर्यादित है, जिस पे एक जघन्य अपराध की श्रेणी में वो आती है। उसके चलते हमने उनको एक लीगल नोटिस हमारे वकील वाली टीम ने उनको दे दिया। 28 अप्रैल को उन्होंने एक मैसेज डाला कि 5 मई को वो जवाहर यादव के घोटालों को पब्लिक डोमेन में डालेंगे। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो प्रेस वार्ता आप लोग करते रहे, और मैं खुद 10 साल भाजपा की बात का संपादक रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ, कि जब भी कोई प्रेस नोट डाला जाता है वो या तो उससे एक दिन पहले इनविटेशन या उस दिन डाला जाता है। वो 28 तारीख को दिया गया और 5 तारीख तक केवल उसको लगातार डाल के मेरी इमेज खराब करना, या उसको लगा कि मैं उसके साथ जाकर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूं। परंतु मैंने फिर बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो ईमानदारी उनसे मैंने सीखी है। विनोद नंबरदार जी से मेरा निवेदन है कि आपको आम आदमी पार्टी तवज्जो क्यों नहीं दे रही, आपका विषय हो सकता है, मेरा विषय नहीं है। वो आपको योग्य क्यों नहीं समझ रही कि वो बढ़ा नहीं पा रही है, जहाँ तक जवाहर यादव को समझना है। तो आज मैंने अपने नंबर पर अपना स्टेटस भी लगाया है और अपना डीपी भी लगाई है। मेरे माता पिता की शादी 25 मई 1957 को हुई थी। अगर वैसा कार्ड जो उनके शादी का कार्ड था पूरे अहिरवाल में कहीं छपा हो तो मुझे बता देंगे, ये मेरे परिवार की बैकग्राउंड है। अगर मेरे गांव में जाना जाता है, उस शब्द का मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, परंतु लोग कहते हैं, मैं फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो लोग कहते हैं कि हवेली वाले परिवार से है। उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर कि 2014 से पहले ये व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, और उन्होंने कहा कि सेक्टर 22 में इनका एक 100 गज का 150 गज का घर था, जिसको वो 100-150 गज का घर कह रहे थे, वो 276 गज का घर था, 2.5 मंजिल का बना हुआ था। और मैं 1997 से अपनी आयकर रिटर्न लगातार भर रहा हूँ। 1997 से मेरे एक एक तथ्य पब्लिक डोमेन में है। प्रॉपर्टी के मर्ज को भी समझना होगा। जब से मैं रियल एस्टेट में आया 2007 से 12 तक, 7 से प्रॉपर्टी मंदी गुजरनी शुरू हुई, 8 से थोड़ा ठीक हुआ, 9 से फिर तोजी का दौर शुरू हुआ, 2013 तक चला। ऐसे ही फिर 2013 के बाद मंदी का दौर शुरू हुआ। ये मेरी प्रॉपर्टी की जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा उससे पता चल जाएगा। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया कि 2016-17 से प्रॉपर्टी का फिर दौर धीरे धीरे तेजी शुरू हुई। 18-19 में काफ़ी चीज़ें बढ़ने लगी, और कोविड के बाद तो प्रॉपर्टी के रेट 3 गुना होने लग गए। और इसमें केवल जवाहर यादव ने नहीं, इस दौर में एनसीआर के और देश के सब लोगों ने पैसा कमाया। तो जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को आपकी जानकारी दूंगा तो उसमें भी ध्यान में आएगा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी आई और गई 2008 से 12 तक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, और फिर 17-18 से लेके अब तक जो वर्तमान हिस्सा चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इन प्रॉपर्टी का किया क्या, जो 2014 से पहले की प्रॉपर्टी है।
2014 की मैंने पापा का जिक्र कर दिया, उन्होंने अपनी बेची पालम विहार में एक के 1459 ले लिया। जो मैंने ज़मीन बेची जो 4.25 एकड़ थी, उसका पैसा इस समय मैं सरकार आने के बाद आज से 1-1.5 साल पहले या इसी साल उसको गुड़गांव में मैंने इन्वेस्ट किया। जो 152 नंबर जिसको मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के नेता लगातार 100 गज का कह रहे थे, उसको हमने 2,35,00,000 में बेचा। और जब मैंने अपने नाम का के 1401 लिया, उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया और बाकी जो उसमें आवश्यकता थी उस पैसे से बैंक से मैंने लोन लिया। ऐसे एक प्रोजेक्ट था हमारा सन ब्रिज, जो 2008 और 9 में था, जो सब प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था। प्रोजेक्ट पूरे होने से पहले ही वो हमने बेच दिया था, तो उसमें शायद 38 लाख के आसपास हमारे होंगे, तो वो हमने उस पर जो भी उसी रेट में या जो पैसा होगा उसको हम बेच चुके थे। राजस्थान के 3 प्लॉट आज भी हमारे पास हैं जो हमने बेचे नहीं हैं। वाइफ के नाम जो 4 BHK था, जिसमें 43,40,210 रुपये हमारे गए थे, वो आज भी, क्योंकि बिल्डर ने अभी बनाकर नहीं दिया है, तो वो आज भी स्थिति हमारे पैसे वहाँ पर लगे हैं। 2 दुकानें मैंने आपको बताई। अब कुछ प्रॉपर्टी का किया क्या, वो भी आपको बता देता हूँ। राजस्थान की जो प्रॉपर्टी हमारी है, इसमें जो मेरा हिस्सा बनता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप में है, तो ये 60 लाख रुपए 5/4/2013 में देकर मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी खरीदी थी 13 में। आज भी ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, क्योंकि इस पर कुछ केस है। मेरी 2 प्रॉपर्टियों पे केस भी है, तो इसके कारण या तो हमें रेट अच्छे नहीं मिले या हमने बेची नहीं, कोई लीगल कारण था। तो वो आज भी हमारे पास है। पापा का मैं जिक्र करा चुका हूँ। ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसका मेरे मित्र विनोद नंबरदार ने भी जिक्र किया था, जिसने उसको पालम विहार की प्रॉपर्टी का, चोमा की प्रॉपर्टी का, वो 166 गज का प्लॉट था, जो 29,94,750 रुपये में हमने अपनी सरकार आने पर खरीदा था। इस पे भी एक लीगल दिक्कत है, ये भी आज हमारे पास है। अब विषय आता है कि खाइका की ज़मीन, जिसका जिक्र मेरे मित्र ने किया था, जो मैंने खरीदी, और इसकी 3 इसमें वो लोग थे। ये मैं 5/11/2022 को ये प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी टोटल मैंने 3,85,33,500 रुपये में खरीदी थी। और वही प्रॉपर्टी मेरे मित्र ने जब प्रेस वार्ता की, उससे पहले 4,89,29,333 रुपये में मैं बेच चुका था। 1 करोड़ से ऊपर इसमें मैंने प्रॉफिट लिया। इस पे मेरा इनकम टैक्स जाएगा। ये पब्लिक डोमेन की चीज़ है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ज़मीन खरीदना या बेचना गुनाह कहाँ से हो गया? मैंने किसी की चोरी की हो, कोई सरकार का लाभ उठा हो, किसी का दुरुपयोग किया हो, ये मेरा उसका है। उस बिल्डर से पहली बार मेरा 4 महीने पहले मिलना हुआ। विनोद जी उनको मेरे पास आए, उन्होंने उनका जिक्र किया। विनोद नंबरदार 13 महीने तक की मोबाइल लोकेशन आ जाती है। विनोद नंबरदार से पहले अगर सो मुंजाल से मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात हुई हो, किसी पब्लिक गैदरिंग में भी मिला हूं, किसी के पास ऐसे दस्तावेज आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो व्यक्ति लेकर आए, दोनों का विषय था, हम उस विषय पे पढ़े नहीं। एक समय था, मैंने देखा कि तथ्य किसके, तो मैंने कहा मैं इस पे पढ़ना नहीं चाहता, कानून के अनुसार अपनी चीज़ों को निपटाइए, क्योंकि आपके कोर्ट केस भी है, तो ऐसी लीगल। हाँ, परंतु जब बात आती है 400 परिवारों पर, हुड्डा साहब के समय की सरकार का वो प्रोजेक्ट था, 2012 का उसका लाइसेंस है। वो परिवार जो 400 परिवार बाट जो रहे थे, जो लगातार जिनका पैसा, क्योंकि मैंने कहा जब मेरी 2 प्रॉपर्टी ऐसी है ABW की, और जिसमें पत्नी ने 40 लाख से ऊपर दे रखा है, जो मुझे भी आज तक नहीं मिली, वो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, तो उनका कहना यह था कि ये हमारा प्रोजेक्ट अगर लीगली कहीं गलत है तो रोक दीजिए। अगर ये लीगली गलत नहीं है, इसको रोका जा रहा है, तो मुख्यमंत्री का OSD होने के नाते जनता के हितों की रक्षा करना मेरी वैधानिक जिम्मेवारी है। इसके नाते ही मैं CM ऑफिस में बैठा हूँ। उसके कारण अगर प्रशासन को हम ये कहें कि अगर ये होने वाला काम है तो इसको कर दीजिए,
अगर नहीं होने वाला काम है रिजेक्ट कर दीजिए। तो ऐसा काम अगर हजारों बार भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। उसके बाद विभाग तय करता है कि अगर वो होने वाला काम है करेगा और नहीं होने वाला काम है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए मेरी फिर मैं कह रहा हूँ, विनोद नंबरदार से मेरी कोई लड़ाई नहीं रही। जीवन में आज तक मैं इसके पास नहीं गया। जब भी आया है 2 या 3 बार मेरे घर यही आया है। एक आज से 1-1.5 साल पहले आया था, जिन मित्र के साथ आया था आज वो मित्र मेरे साथ भी है। उसके पास भी जो आज से ये शुरू हुआ मुंजाल जी वाला विषय, उससे पहले जब ये जिन मित्र के साथ आया था वो मित्र की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिन्होंने ये कहा कि हाँ मैं इनके पास आपके पास लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने उसको कहा कि मैं विनोद नंबरदार से कब मिला, आप मेरे पास इसे क्यों लेके आए। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये मेरे रिश्तेदार थे। वो तथ्य भी आपको मैं फिर कहता, मैं अभी क्योंकि इसका कानूनी चीजें चलनी है मैं उस चीज को लेने नहीं चाहता। आपका मित्र ईमानदार मुख्यमंत्री का ईमानदार ओएसडी आपके सामने है। उन्होंने जो मेरे मित्र ने आरोप लगाए हैं उनका हमने उनको लीगल नोटिस दे दिया। अगर वो माफी मांगेंगे तो मैं उन संस्कारों में पला बड़ा हूं, हम माफ करने को तैयार रहेंगे। मैं अपने परिवार से भी बात करूंगा। नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मामला उनके खिलाफ हो, इसके लिए पूरी आर्गुमेंट करेंगे। ये भी मेरे पिता के ऊपर है कि वो 83 साल की उम्र में जो 3-4 गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, अगर वो चाहेंगे कि वो भी लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो मैं उनको रोकूंगा नहीं, उनको अनुरोध नहीं करूंगा कि आपको इस एज में नहीं करना चाहिए। मेरी पत्नी, आप सबको पता है उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, धन्यवाद। तो लोग कहते थे कि आप टीवी पे इतना मुख्य मत बोला करें क्योंकि जिनके सामने या जो ऐसे संबंध रखते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु मैं अपने लिए सहन कर सकता हूं, परंतु अगर मेरे परिवार पे और जिस ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ मैं काम करता हूं उसके पर आ जाएगी तो कानून की मर्यादा का पालन करते हुए उसको अंतिम कीमत तक किसी भी पर भी छोड़ूंगा नहीं। ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। इससे आगे उनका कोई भी दबाव आए और पूरे सिस्टम को समझिएगा। मैंने प्रेस वार्ता करनी थी, मेरे पास कोई नहीं था। मन में आया कि चल लीगल नोटिस चला गया, बंद करना चाहिए। पर मुझे लगा 2 बजे कि नहीं, मुझे पब्लिक डोमेन में चले जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफाई देने से क्या होगा, जब आप तथ्य ठीक है आपके तो सफाई देनी चाहिए। उसके बाद मैंने 2 बजे मैसेज पहली बार तय किया, डाला टीम ने। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की आपको बोलने के लिए। और मेरी रजिस्ट्रियाँ भी इसलिए नहीं लाया है, सब पब्लिक डोमेन की चीज़ें कोई भी निकाल सकता है। विनोद नंबरदार जी ने रजिस्ट्री निकाल के कोई हुआ क्योंकि पब्लिक डोमेन का तथ्य है, कोई भी 10 रुपये दे के रजिस्ट्री निकलवा सकता है। मेरे अधिकतर प्रॉपर्टी बैंकों में जो लोन ले रखा है उसके अगेंस्ट रखी है, या मान लीजिए किसी दोस्त से पैसा लिया है तो कुछ समय के लिए उसने कुछ लिखाया नहीं लिखाया, आपको चेक दे दिया पर एक पेपर रख लिया, वो है। इसलिए मैंने अपने उसके कारण वो प्रॉपर्टी नहीं होता तो उसमें जल्दी में प्रेस वार्ता भी नहीं करना था। एक का फिर भी किसी मित्र को अगर इनका वसीका नंबर चाहिए जिसके कारण वो इसको निकालना चाहेंगे, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से टेक्स्ट मैसेज डाल देंगे तो मैं सबका वसीका नंबर भी दे दूंगा। बाकी मेरी किसी से कोई नाराज़गी इस रूप में नहीं है। हर परिवार के अपने संस्कार और आचरण होते हैं, तो मैं किसी रूप में गलत नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे किसी मित्र को भी अगर मेरी ईमानदारी पे कभी कोई प्रसंचिक कोई शक नज़र आए वो मुझे बता सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं, कभी भी इस पर कुछ आपको ये पूछते वक्त संकोच नहीं करना चाहिए, कहीं भी पूछ सकते हैं। मुझे केवल इतना कहना था। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन आंसर में आना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के नेता को लीगल नोटिस दिया है तो मेरी बोलने की बहुत सी मर्यादाएं होंगी। मैं मर्यादाओं में रहने वाला व्यक्ति हूँ।